हिंदी साहित्य की कहानियों के चैनल में आपका स्वागत है। आज सुनिए प्रतिष्ठित हिंदी लेखक एम हनीफ मदार की लिखी हुई कहानी चरित्रहीन। हनीफ मदार जी हिंदी साहित्य के एक प्रमुख आधुनिक लेखक हैं जो अपनी मार्मिक कहानियों, कविताओं और व्यंग्य के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने मुख्यतः मध्यम वर्गीय जीवन के संघर्षों, सामाजिक कुंठाओं और आधुनिक युवा पीढ़ी की बेचैनी को अपनी रचनाओं में प्रमुखता से दर्शाया है। प्रस्तुत है उनकी कहानी मेरी जुबानी। मैं हूँ सीमा सिंह। श्री राम नाम सत्य है, सत्य बोले गति है। श्री राम नाम सत्य है, सत्य बोले गति है। अर्थी शमशान पहुंच गई। पीछे एक लंबी भीड़ भी शमशान स्थल पर इकट्ठी होती जा रही थी। ये भीड़ मैडम की अंत्येष्टि में शामिल होने आई थी, मगर सबके सब जैसे किसी मजबूरी वश यहाँ चल कर आए हों। सबके चेहरों पर जल्दी दाह संस्कार से लटने की व्याकुलता भी स्पष्ट झलक रही थी, जबकि वे सब अपना अपना बिजनेस या सर्विस यहाँ खड़े रहकर भी कर रहे थे, मोबाइल्स के साथ या एक दूसरे के साथ मीटिंग में शेयर मार्केट या ज़मीनों के रेट जानकर। हाँ, मैडम के किसी परिवारीजन या किसी निकट संबंधी से सामना हो जाने पर उनके खिलते चेहरे एकदम लटक जाते, जैसे किसी खास परिवारी की चिता जलने की तैयारी हो रही हो। एक पल में उनके चेहरे की रेखाएं ही नहीं, भाषा और शब्द भी बदल जाते। मेरी मुलाकात तो अभी पिछले मंडे को ही हुई थी। तब तक एकदम ठीक थी मैम, साथ में चाय भी पी थी, देर रात तक बातें करती रही थी। एकदम ही सब कुछ हो गया। सुबह सुना तो मुझे एक बार तो विश्वास ही नहीं हुआ। कहते कहते शर्मा जी का तो गला भी भर आया था। बड़ी ही नेक और दिलखुश महिला थी। अंत में भरे गले से बस इतना ही बोले। यही शर्मा जी थे जब पिछले हफ्ते मैडम ने इनकी छुट्टी मंजूर नहीं की थी तो ऑफिस से बाहर आकर बड़े तैश में कह रहे थे, साली बड़ी जिद्दी है, जम की जात। लंबे समय तक इस कुर्सी पर तू ही नहीं बनी रहेगी, एक ना एक दिन तो जाएगी ही। परंतु अब एकदम से उन्हें देवी लग रही थी मैडम। जब भी ऑफिस से निकलती थीं, पीठ थपथपा कर परिवार तक का हालचाल पूछती थीं। बड़ी हिम्मत बढ़ जाती थी हमारी। ऐसा लगता था कि माँ का प्यार मिल रहा है। गुप्ता जी मुंह लटकाए जैसे अपनी माँ की चर्चा कर रहे हों, जबकि गुप्ता जी जानते हैं कि कल तक वे मैडम को आफत की पुड़िया कहते थे। परकटी आफत की पुड़िया। गुप्ता जी के शब्द प्रचलित भी हो गए हैं। वर्मा जी तो फ़ोन पर एनटीपीसी का रेट पूछते पूछते एकदम से क्या कहने लगे, यार मैं यहाँ यमुना घाट पर हूँ। हाँ यार, वो हमारी मैडम आज सुबह एक्सपायर कर गई एकदम से, हार्ट अटैक। हाँ यार, परसों ही पूछ रही थी कि वर्मा जी आपकी बेटी काफ़ी दिन से मिलने नहीं आई। मैंने कहा हाँ मैडम, वो आजकल एग्ज़ाम की तैयारी कर रही है, परसों साथ ले आऊँगा। बोली बड़ी अच्छी बच्ची है। लेकिन आज वर्मा जी ने जेब से रुमाल निकालकर आंखों में आए आंसुओं को सुखा लिया। वर्मा जी ने आए आंसू भी तब पोंछे जब वे आश्वस्त हो गए कि मैडम के भाई ने उन्हें देख लिया है, और वे लाल आंखों से चिता के पास तक भी गए। वर्मा जी इतना तो जानते ही हैं कि आंसू तो आंसू होते हैं, खुशी में हो या गम में उनका रंग और रूप नहीं बदलता। आंसुओं को खुशी या गम का सर्टिफिकेट तो बाहर का वातावरण देता है। खुशी के माहौल में आंसू आए तो खुशी के आंसू, और वातावरण गमगीन हो तो दुख के आंसू। तो वर्मा जी दुखी कैसे हो सकते हैं? वे तो जैसे दुआ मांगते रहते थे मैडम के मरने की। परसों भी तो कह रहे थे, जब तक ये बुढ़ी नहीं मरेगी मेरी बेटी शादी को राजी नहीं होगी। हरामखोर राण ने न जाने क्या उल्टी सीधी पट्टी पढ़ा दी है उसे। खुद तो बुढ़ी हो गई, ब्याह नहीं किया, लड़कियों को और बिगाड़ रही है। ऊपर से कहती है बेटी को मिलवाना। ना जाने कब मरेगी निकम्मी। और तो और ये मैडम का चपरासी है दिलीप, जो यहाँ आने के बाद से 3 बार घड़ी देख चुका है। वो इतनी तेज आवाज़ में बड़बड़ा रहा है कि आसपास के लोगों के साथ 10 कदम दूर खड़ी मैडम की छोटी बहन आसानी से सुन ले। अब ऑफिस मुझे खाने को दौड़ेगा। मैडम को देखते ही जान सी आ जाती थी। यही दिलीप जो पिछले महीने मैडम के 1 हफ्ते तक बीमार रहने पर बड़ा खुश रहा था, ये जानकर कि आज भी मैडम नहीं आएंगी। बड़ा खुश होकर गुप्ता जी से कहता था, आज भी उस रांड का चेहरा देखने को नहीं मिलेगा, समझ लो आज का दिन भी अच्छा गुजरेगा। और जनेऊ को कान में लपेटता हुआ हाथ की कन्नी उंगली उठाकर आगे बढ़ जाता, फिर घंटों में वापस आता था। चिता की लपटें तेज होने लगीं। एक दूसरे को आंखों से इशारा करते हुए बगले झांकते एक एक कर लोग
शमशान स्थल के गेट से ऐसे बाहर निकलने लगे मानो खुद की चिता को धोखा देकर बाहर निकल आए हों। बढ़ती लपटों के साथ साथ भीड़ कम होती गई। चिता के धुएं के रूप में उठते जलते शरीर की दुर्गंध हवा के साथ उस बेंच पर भी पहुंचने लगी जहां मैडम के गांव से आए गणेशी और राम प्रकाश बैठे थे। सब ठाठ धरा रह जाएगा जब लात चलेगा बंजारा। इंसान भी पानी के बबूले की तरह है, ना जाने कब फूट जाए। गणेशी चिता को एकटक ताकता बड़बड़ाया था। उसे उम्मीद थी बगल में बैठे राम प्रकाश चाचा कुछ बोलेंगे, किंतु राम प्रकाश तो जैसे वहां बैठकर भी वहां थे ही नहीं। गणेशी विचलित था हवा के रुख से जो जलती चिता से होकर उनकी ओर आ रही थी। उसने राम प्रकाश को झकझोर कर कहा, चाचा आओ उधर बैठेंगे, इधर ज़्यादा दुर्गंध आ रही है। वास्तव में राम प्रकाश जैसे गहरी नींद से जागे थे। हाँ तू चल। गणेशी को लगा चाचा ने इतना कहने में पूरी ताकत लगाई है। गणेशी को इतनी भीड़ में मैडम के परिवार से भी ज़्यादा दुखी राम प्रकाश चाचा दिख रहे थे, लेकिन क्यों? ये सब उसकी समझ में नहीं आ रहा था। आता भी कैसे? गणेशी मैडम को अभी कितना जान पाया था, सिवाय इसके कि वे शांति शिक्षा निकेतन की प्रधानाचार्या हैं और वो खुद उसमें बाबू है। अभी 6 महीने पहले ही तो उसकी नौकरी लगी थी। गणेशी तो शायद इतना भी नहीं जान पाता कि उसकी प्रिंसिपल उसके गांव अमापुर की हैं। अगर पिछले महीने स्वर्गीय रमेश काका का बड़ा बेटा दीपक स्कूल में ना आया होता, उसी ने बताया था कि दीदी यहाँ की प्रिंसिपल हैं। गणेशी ने चौंक कर पूछा था, सरला मैडम आपकी बहन हैं? हाँ। और तू? मैं तो यहाँ बाबू हूँ। दीपक गणेशी की पीठ थपथपा कर मैडम के कमरे में चला गया था। गणेशी के मन में भी आया था कि वो दीपक से पूछे कि मैडम को कभी गांव में नहीं देखा, मगर न जाने क्या सोच कर रह गया। इसी धुनामुनी में गणेशी उठकर दूसरी तरफ घास पर जा बैठा। उसे राम प्रकाश चाचा पर नजर डाली जो अभी भी उसी मुद्रा में कहीं खोए हुए थे। उन्हें देखकर उसका दिमाग फिर चलने लगा। कहीं राम प्रकाश चाचा और मैडम का कोई चक्कर तो नहीं है? निश्चित ही कोई चक्कर है, क्योंकि शमशान स्थल पर बैठे बैठे वो इतना तो समझ ही गया था कि राम प्रकाश मैडम के परिवार में से तो कम अज कम नहीं है, क्योंकि मैडम के भाई या बहन राम प्रकाश को बस इतना जानते हैं कि वे उनके गांव के सरकारी स्कूल में मास्टर हैं और गणेशी के पिता के दोस्त हैं, इसलिए गणेशी उनसे चाचा कहता है। किंतु इस सब से भी उसके दिमाग की हलचल शांत नहीं हो रही। दोनों के चक्कर वाली बात भी उसके गले नहीं उतर रही, क्योंकि राम प्रकाश चाचा तो शहर रहते हैं, गांव में तो बस पढ़ाने आते हैं, कभी कभार उसके घर आ जाते हैं, मगर मैडम को तो उसने बचपन से अब तक 25 वर्ष की उम्र में गांव में या अपने शहर में देखा तक नहीं, ना ही कोई चर्चा ही सुनी। अतः वो थक गया, उसकी समझ में कुछ नहीं आ सका। आप भी सोच रहे हैं कि मैं आखिर किसकी और कैसी कथा सुना रहा हूँ, तो असल बात यह है कि गणेशी की समझ में कुछ नहीं आने वाला। गणेशी का तो तब जन्म भी नहीं हुआ था जब राम प्रकाश शहर के BLA कॉलेज में BA अंतिम वर्ष की पढ़ाई कर रहे थे। रिटायर कर्नल के बेटे राम प्रकाश को मौके बेमौके कॉलेज की कई लड़कियां प्यार भरी निगाहों से टकटकी लगा लेती थीं। कोई उनकी संपन्नता की मुरीद थी, कोई उनकी वाकपटुता की गुलाम, तो कोई उनकी शक्ल सूरत पर मरती थी। उन सबका राम प्रकाश को ताकने का नज़रिया भले ही अलग अलग था, किंतु पहले पहल तो सबकी नज़रों में उनके प्रति चाहत ही थी। राम प्रकाश उनकी चाहत से जानकर भी अनजान बने फिरते थे, इसलिए लड़कियां उन्हें पीठ पीछे गाली भी देती थीं। जो उनकी खीज होती उसे वे आपस में बातों के रूप में बांट भी लेती। यार लिली, ये आदमी है या पत्थर? पता नहीं क्या समझता है अपने आप को। फौजी बाप का बेटा है ना, कुछ तो गुण होंगे ही, दूसरी का सपाट जवाब होता था। लेकिन जाएगा कहाँ, किसी न किसी पर तो मरेगा ही। तीसरी लड़की हल्के से लिली के गाल को नोच लेती और अगर राम प्रकाश को उधर आते देख लेती तो निरी भारतीय स्त्री बनकर शर्मा जाती, या शायद डरती भी थी उनसे। राम प्रकाश की क्लास उन्हें जिद्दी और गुस्सैल कहती थी तो लड़कियां उन्हें अकड़ू। आदमी चाहे जितना गुस्सैल, जिद्दी या अकड़ू हो, उसके अंदर कहीं ना कहीं एक इंसान भी बसता है, एक कोमल इंसान जो शायद प्रेम के बिना भी रह नहीं सकता। यह अलग बात है कि प्यार को पनपने के लिए किसी खास ज़मीन, वातावरण या मिट्टी की आवश्यकता नहीं होती। यही एक ऐसा अंकुर है जो बिना बोए कहीं भी किसी के लिए फूट सकता है।
ठीक इसी तरह राम प्रकाश के मन में भी बीए प्रथम वर्ष की छात्रा सरला के लिए प्यार का अंकुर फूटा था। वरना उन्हें क्या जरूरत थी सरला के विषय में ये सब जानकारी करने की कि सरला पास के गांव अमापुर के रमेश ड्राइवर की बड़ी लड़की है। उन्होंने न जाने कहाँ से जानकारी भी कर ली थी कि सरला के घर वालों की आर्थिक स्थिति ज़्यादा ठीक नहीं है। वो खुद सिलाई का काम करके अपनी पढ़ाई पूरी कर रही है। कॉलेज में राम प्रकाश अक्सर सरला के आगे पीछे घूमते, किंतु सरला को जैसे पढ़ने के अलावा दूसरा काम ही नहीं था। ऐसा भी नहीं था कि सरला को बारिश की बूंदें अच्छी न लगती हों, फूलों और उनकी खुशबू से भी अनजान नहीं थी। 18वें बसंत की मनोहारी छटा उसके चेहरे पर ही नहीं पूरे बदन में उतर आई थी। महंगे लिबास में ढकी अन्य लड़कियों से ज़्यादा आकर्षक वो मामूली सलवार कुर्ते में दिखती, चंचल तितली सी। बात बात पर उसकी उन्मुक्त हंसी, हंसते हुए सांवले चेहरे पर उसके सफ़ेद दांत ऐसे दिखते जैसे अंधेरे आसमान में बिजली चमकी हो। उसके भीतर का युवा मन उसे भी विचलित करता था मौसम के बदलने पर। तब सरला दिल और दिमाग के रूप में दो हिस्सों में बढ़ जाती और दिल पर मस्तिष्क हावी हो जाता अपने भविष्य की महत्वाकांक्षाओं और वर्तमान की समस्याओं को लेकर। वो अपने दिल के साथ हारती रहती, इसलिए वो राम प्रकाश को जानकर भी अनदेखा करती। एक दिन राम प्रकाश ने सामने से उसका रास्ता रोक लिया, मगर उससे कुछ भी न कह सके सिवाय उसके चेहरे को देखने के। क्या है, कहकर सरला खिलखिलाकर हंसी। राम प्रकाश कुछ कह पाते कि वो राम प्रकाश के बगल से होकर निकल गई। अगले दिन लाइब्रेरी में राम प्रकाश ने उसका हाथ पकड़ लिया। सरला एकदम चौंक कर सकपका गई। क्या है? सरला के मुंह से इतना ही निकला, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। राम प्रकाश के इस अप्रत्याशित प्रस्ताव से सरला भौचक सी राम प्रकाश का चेहरा ताकने लगी। उसने झटके से अपना हाथ पीछे खींचा और जोर से हंसी। इस समय सरला की हंसी राम प्रकाश के लिए असहनीय हो रही थी। सरला एकदम से गंभीर हुई। मैं अभी शादी के मूड में नहीं हूँ। लेकिन क्यों? क्योंकि मैं अभी पढ़ना चाहती हूँ, कहती हुई सरला जाने को हुई। पहले मेरी बात सुन लो फिर चली जाना, कहते हुए राम प्रकाश ने उसे फिर रोका। देखो, मुझे नौकरी भी मिल रही है, फिर तुम्हें ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत भी क्या है? तुम्हें कौन सी नौकरी करनी है? कमाने को मैं ही काफ़ी हूँ। तुम्हारा मतलब है मैं इतनी एजुकेशन के बाद भी इतने बड़े खुले आसमान को छोड़कर किसी हाड़ मांस की गुड़िया की तरह लाल जोड़े में लिपट कर रसोई में समा जाऊं, जहां मैं अपनी छोटी छोटी खुशियों के लिए भी तुम्हारा मुंह ताकती रहूं? मुझे शादी नहीं, आत्मनिर्भरता चाहिए, इसलिए आई एम सॉरी, कहती हुई सरला वहां से तेजी से बाहर निकल गई। राम प्रकाश को लगा जैसे उनके गाल पर किसी ने तमाचा मार दिया हो। वो देर तक खड़े दूर जाते हुए सरला को ऐसे देखते रहे थे जैसे शमशान स्थल पर जलती चिता को देख रहे थे। शमशान स्थल की चिता की ओर टकटकी लगाए राम प्रकाश चाचा ऐसे लग रहे थे जैसे अब 50 वर्ष की उम्र में तब से अब तक के बीते 27 सालों के बाद सरला से कुछ कहने आए हों। यमुना किनारे की शांत शीतल हवा में शमशान घाट की बेंच पर बैठकर चिता को ताकते ताकते उनकी चुधियाई सी आंखें मिच गईं, जैसे अपने आप में ही कहीं गहरे डूब गए हों। मन के ख्यालों में डूबते उतराते वे एक ऐसे धरातल तक जा पहुँचे जहाँ सरला उनके सामने खड़ी धीमे से मुस्कुरा रही थी। ये शेरेटन होटल का लॉन था। 5 वर्ष पहले प्रिंसिपल बनने के बाद सरला ने ही उन्हें पत्र डालकर मिलने को वहाँ बुलाया था। तब उसके चेहरे पर वो उन्मुक्त हंसी नहीं थी। बसंती चेहरे पर जीवन के संघर्ष की रेखाएं उभर आई थीं। काली घटा से उमड़ते बालों में धूप सी सफ़ेदी चमक रही थी। आंखों पर चश्मा चढ़ाए साड़ी में लिपटी सरला को राम प्रकाश बिना कुछ बोले अपलक देख रहे थे। अनायास सरला क्या है कहकर हंसती। तब राम प्रकाश कुछ सहज हो सके थे। मैं तुम्हारे गांव में मास्टरी कर रहा हूँ। राम प्रकाश ने बात का सिरा पकड़ना चाहा था। मुझे मालूम है, सरला का सपाट सा उत्तर था। लेकिन तुम? राम प्रकाश ने बात आगे बढ़ानी चाहिए। सरला के होंठ हल्की सी मुस्कान में फैले। राम प्रकाश, तुम्हारी आदत रही है कुरेद कुरेद कर मन की बातों को पूछने की, लेकिन आज मैं तुम्हें परेशान नहीं करूँगी, सब बताऊँगी। सरला राम प्रकाश के बगल में बैठ गई थी। उसने एक गहरी सांस भरी, फिर बोली, उस दिन कॉलेज में मेरा मूड अपसेट हो गया था, इसलिए मैं वहाँ से निकलकर शालू के घर चली गई थी। वहाँ से घर पहुँचते पहुँचते मुझे शाम हो चुकी थी। मैं बहुत खुश थी क्योंकि उस दिन पापा घर आ रहे थे। मैं पापा से बहुत प्यार करती थी।
उस दिन घर में घुसते ही मुझे कुछ अजीब सा लगा था। घर में छोटू ने तेज आवाज़ में टीवी नहीं बजा रखी थी, जिसे मैं रोज़ घर पहुंचकर बंद कराती थी। चूल्हे में आग और धुएं के बिना भी माँ की आंखों में आंसू थे। पापा का सिर उनके दोनों हाथों में टिका था। इन सबके बीच की रिक्तता में एक मौन का सा सन्नाटा पसरा था। इतना सब कुछ मुझे विचलित कर देने को कम नहीं था। मैं सहमी सी पापा के पास पहुंची थी। पापा, मेरा इतना कहना था कि पापा ने एक थप्पड़ मेरे मुंह पर मारा था। उन्होंने दूसरा हाथ उठाया ही था कि चूल्हे से उठकर मम्मी ने पापा का हाथ पकड़ लिया। अब तुम इस पर हाथ उठाकर क्यों खुद को पाप का भागी बना रहे हो? उस पल मैं बिल्कुल भी नहीं समझ पाई कि माँ ने मुझे पापा से बचाया था या मुझे गाली दी थी। मैं आंखें फाड़े कुछ समझने का प्रयास करती कि माँ मुझे बालों से पकड़कर लगभग घसीटती हुई अंदर कमरे में ले गई थी। उन्होंने किसी कैदी की तरह मुझे कमरे में ढकेल दिया था। छोटी के खड़े खड़े पैर कांप रहे थे। तू यहाँ क्यों खड़ी है निकम्मी, चल यहाँ से। माँ की डांट से डरकर छोटी बगल वाले कमरे में चली गई, जहाँ मैं कपड़े सिलती थी। मैं अभी भी कुछ समझ पाने का प्रयत्न कर रही थी कि बेहया, कौन से जन्म का बदला लिया है तूने? यही पढ़ती थी तू, कहकर माँ रोने लगी थी। क्यों अब हमारे बुढ़ापे में खाक डलवा रही है? अंततः मैं झल्ला पड़ी। कोई बताएगा भी आखिर हुआ क्या है? देखो तो बोल कैसी रही है। अम्मा की दांती भिज रही थी। इसकी जुबान काट दे, पापा बाहर से चिल्लाए थे। वहां से चिल्लाकर ढोल क्यों पीट रहे हो? अम्मा पापा पर खिसियाई थीं, मगर हाथ मुझ पर बरसे थे। अब तक पापा भी उठकर कमरे में आ गए थे। मैं रो पड़ी और अम्मा को झटके से दूर किया और लगभग चीख पड़ी। क्या किया है मैंने? क्यों इस तरह मार रहे हैं आप मुझे? नाक कटवा दी हमारी, कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा, और कहती है कि क्या किया है मैंने? ले देख, ये क्या है? दबी जुबान से बड़बड़ाते हुए अम्मा ने एक कागज मेरी तरफ बढ़ा दिया था। विस्फारित नेत्रों से मैंने कागज खोलकर देखा था, जिस पर लिखा था, ड्राइवर साहब, आप मुझे हितैषी समझें या दुश्मन, परंतु बात यह सच है, मुंह से नहीं कह पाया इसलिए लिखकर भेज रहा हूँ, और किसी को बताई भी नहीं है। बात दरअसल ये है कि सरला बड़ी हो गई है, अब उसके हाथ पीले कर दो। वैसे भी आप तो बाहर रहते हो, इसलिए देख भी नहीं पाते कि लड़की क्या कर रही है। बात इशारे में ही समझने की है, नहीं तो ज़्यादा दिन ये बात छुप नहीं पाएगी कि लड़की चरित्रहीन है और आप एक चरित्रहीन के बाप। मिलूंगा तो सब बातें खुलकर बता दूंगा, आगे आपकी मर्जी। पत्र पढ़ते पढ़ते मुझे लगा मैं पत्थर की हो गई हूँ, जैसे मेरे शरीर का खून जमता जा रहा है। और कुछ बताना बाकी है क्या? अम्मा के इन शब्दों ने जैसे मुझे जीवित होने का एहसास करवाया था। नहीं, कहते हुए मैंने कागज को फाड़ दिया था। उस समय मुझे मम्मी पापा की मासूमियत पर तरस आ रहा था और उनकी बेवकूफ़ी पर गुस्सा भी, क्योंकि मैं समझ गई थी ये हरकत किसकी है। मैंने हैंड राइटिंग को भी पहचान लिया था। मैं अपना सिर पकड़कर बैठ गई थी, जो बहुत तेज़ दर्द करने लगा था। बेटा, मुझे तुझसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। पापा की आंखों में आंसू आ गए थे, उनकी आवाज़ भर्राने लगी थी। मैंने तो पिछले ही साल मना किया था कि अब मत पढ़ाओ उसे, शहर जाएगी, जमाने की हालत देखो, मगर मेरी एक नहीं चली, बस अब हो गई तसल्ली। माँ की इन बातों से पापा जैसे ज़मीन में गड़े जा रहे थे। पापा, ऐसा कुछ नहीं है जैसा आप समझ रहे हैं। मैं पापा को समझाना चाह रही थी। ये किसी की बदतमीज़ी है, बस, और कुछ नहीं। ये बदतमीज़ी है तो तू आज इतनी देर तक कहाँ थी? और दिन तो 3 बजे तक ही आ जाती थी। अम्मा बीच में बोल पड़ी थी, जो चूल्हे में आग जलाने का बेमन से प्रयास कर रही थी। मैं अपनी फ्रेंड के घर मिलने चली गई थी। बिना बताए और इतनी देर तक? हाँ तो छोटू बिना बताए इससे भी ज़्यादा लेट आता है तब। मेरे सवाल से पापा तिलमिलाए थे। वो तो लड़का है, कहते हुए पापा ने बीड़ी सुलगाई थी। तू उसकी बराबरी करेगी? अम्मा फिर बोली थी। अब तेरा स्कूल कॉलेज सब बंद, अब तू घर बैठेगी। अम्मा ने फैसला सुना दिया था। अम्मा के इस फैसले से मेरी सांसें रुकने लगी थीं, जैसे वे मेरे पंख उखाड़ कर फेंक देना चाह रही हों। मैंने बोलने की हिम्मत जुटाई थी। तुम कौन होते हो मेरी पढ़ाई बंद करवाने वाले? मैं आधी आधी रात तक मेहनत करके खुद पढ़ रही हूँ, और तुम अपने बच्चे पर विश्वास ना करके किसी गैर की बातों पर भरोसा कर रहे हो, जैसे तुम शायद जानते तक नहीं। लेकिन मैं अपना जीवन बर्बाद नहीं कर सकती। न जाने मुझ में इतनी ताकत उस समय कहाँ से आ गई थी, जब मैंने भी अपना फैसला सुना दिया था। ना हमें सिलाई करवानी ना पढ़ाई, हमारा घर है, हम जैसे चाहेंगे वैसे रहेगी तू, समझ ले।
कहते हुए पापा बाहर निकले थे। इस बार मैं रोई गिड़गिड़ाई, पापा ये सब झूठ है, शरारत है किसी की, मुझे पढ़ने दो प्लीज़ पापा। मगर पापा नहीं पिघले। पापा के निकलने पर मैं जैसे उन पर चिल्लाई थी, तो सुन लो आप भी, मैं अपनी पढ़ाई नहीं छोड़ सकती, चाहे इसके लिए मैं आपका घर छोड़ दूंगी। उस दिन पहली बार मैं पापा से इतनी ऊंची आवाज़ में बोली थी। सुनकर पापा एकदम से मेरी ओर मुड़े थे। क्या क्या कहा तूने? कहाँ जाएगी तू? अब तू ज़्यादा पढ़ गई, जा चली जाना। पापा ने मेरा बचपना समझकर व्यंग किया था या शायद चुनौती। हाँ, अम्मा ज़रूर पापा पर गुर्राई थी। क्या कहा तुमने? हाँ हाँ ठीक कहा है, घर से बाहर निकलकर सब भूल जाएगी और हम समझ लेंगे हमारे लिए मर गई। वैसे भी हमारे जीने को बचा ही क्या है। पापा के शब्द घोर हताशा में डूबे थे। उन्होंने जेब से शराब की थैली निकालकर गिलास में उड़ेली थी। राम प्रकाश को ये सब बताते हुए सरला कहीं खुद में ही डूबी हुई थी। तुम्हें पता है राम प्रकाश, उस दिन मेरे घर में किसी ने खाना नहीं खाया था, कहकर सरला शांत हो गई, जैसे सपने से बाहर आ रही हो। उसने राम प्रकाश की ओर देखा। राम प्रकाश अभी भी नजरें झुकाए सरला के बोलने का इंतजार कर रहे थे। राम प्रकाश, मुझसे मेरा घर छूटा, किंतु कागज पर लिखा हुआ वो चरित्रहीन शब्द मेरी आत्मा से अलग नहीं हुआ, कहकर सरला ने अपना चश्मा उतारा और गीली हो गई आंखों की कोरों को अपने साड़ी के पल्लू से सुखाया था। चश्मे में दिखता राम प्रकाश का बिंब जैसे आंखों में उतर आया हो, जिसे देखकर राम प्रकाश के होंठ फड़फड़ाए कि सरला ने अपने होठों पर अंगुली रखकर उसे शांत करा दिया। राम प्रकाश केवल गहरी सांस भरी ले पाए। सरला बोलने लगी थी, अभी मेरी कहानी खत्म नहीं हुई है मास्टर साहब, पहले उसे पूरी सुन लीजिए। मैं दूसरे दिन कॉलेज गई थी। सुनते ही राम प्रकाश ऐसे चौंके मानो किसी ने सोते में उनको थप्पड़ मार दिया हो। क्या तुम? मुंह से इतना ही निकला। हाँ, उनकी कुएं जैसी गहरी हो चली आंखें सिकुड़कर गोल हो गईं। सरला पुनः एक कटीली सी मुस्कान के साथ कहने लगी थी, हाँ, मैं तुमसे मिलने गई थी। घर तो मैं सुबह ही छोड़ आई थी। कॉलेज में तुमसे कुछ कहने और बताने गई थी, परंतु तुम मुझे वहाँ नहीं मिले थे। उस दिन तुम भी कॉलेज नहीं आए थे। कहते कहते सरला शून्य में ताकने लगी थी, जैसे कुछ पढ़ने की कोशिश कर रही हो या लिखावट पर जमी धुंध के छटने का इंतजार। एक क्षण बाद वो फिर बोलने लगी, घर छोड़ना मेरे लिए आसान नहीं था, किंतु जो हुआ उस सब के साथ वहाँ रह पाना मेरे लिए कहीं ज़्यादा मुश्किल था। मैं अम्मा पापा को तिल तिल मरते भी नहीं देख सकती थी। वे अनपढ़ और सामाजिक मान मर्यादाओं में जकड़े हुए थे। तब शायद मैं अकेली उनके समाज से नहीं लड़ सकती थी। मैं रात भर ऐसे ही सोचती रही थी। सुबह घर छोड़कर मैं बहुत पछता रही थी कि किधर जाऊं। मैं स्वाभिमानी थी, वापस भी नहीं जाना चाहती थी। इसी उधेड़बुन में मैं स्टेशन पहुंच गई थी। स्टेशन की बेंच पर बैठकर मैं घंटों रोती रही थी। मैंने अपने आंसुओं को बाहर नहीं आने दिया, अंदर ही पीती रही थी, क्योंकि मैं जानती थी बाहर निकलने वाले आंसू इस दुनिया में मेरा दर्द नहीं, बेबसी बयां करेंगे और मौका देंगे उन अनगिनत आँखों को जो चारों ओर से मुझे घूर रही थीं या कहूँ नोच रही थीं मेरे जिस्म को, जैसे मैं उनके लिए एक इंसान नहीं, स्वादिष्ट गोश्त हूँ, केवल गर्म देह। उन आँखों में एक वहशीपन था। वे आँखें मुझे इंसानों की नहीं, शिकारी चीतों की सी दिख रही थीं। मुझे लग रहा था वे आँखें मेरे आंसुओं को देखकर गिरगिट की तरह हमदर्दी का बाना पहनकर मेरे करीब आ जाएंगी। फिर शायद मैं भी दूसरे दिन अखबार की एक छोटी खबर बनकर ही रह जाऊंगी। सरला ने एक पल राम प्रकाश के चेहरे पर नजर डाली। राम प्रकाश ऐसे पलके झपक रहे थे मानो किसी रोमांचकारी शिकार का हाल सुन रहे हों। राम प्रकाश, तब घर से निकलकर मुझे चिंता भूख की नहीं, बल्कि इंसानों के बीच खुद को इंसान समझकर सुरक्षित खड़े रहने की थी। बावजूद इसके मैं हारना भी नहीं चाहती थी, क्योंकि हारना मेरे लिए मौत के बराबर था। मैं खड़ी होना चाहती थी, तुम्हारे समाज की मर्यादा में लिपटे चरित्रहीन शब्द के खिलाफ, जो स्त्रियों के सपनों और आकांक्षाओं को मारकर उन्हें आत्महत्या करने को विवश करता रहा है। किंतु मैंने जहर नहीं खाया और ना ही रेलवे लाइन पर लेटकर अपनी जान दी, बल्कि सीना ताने खड़ी रही अपने इरादों के साथ। कहते कहते अचानक सरला किलसती सी राम प्रकाश की ओर मुड़ी। जानते हो राम प्रकाश, उस समय अचानक मेरे दिमाग में इकबाल की 2 लाइनें कौंधी थीं जो मैंने बचपन में पढ़ी थीं। संसार में अपने पंखों को फैलाना सीखो, क्योंकि दूसरों के पंखों से उड़ना संभव नहीं।
मैं बचपन में इनका अर्थ नहीं समझ सकी थी, लेकिन उस दिन स्टेशन पर मैंने इन लाइनों को भली भांति समझा था। तब खुद को साबित करने की दृढ़ प्रतिज्ञा के साथ मैं अपने शहर से दूर इस शहर में चली आई थी। इस तरह विदेशियों की तरह बोलती हुई सरला में राम प्रकाश की आंखें कॉलेज में नजरें झुकाए चुपचाप सहमी सी घूमने वाली सरला को खोज रही थीं। इसकी गवाही उनकी आंखें सरला के चेहरे पर एवं सिकड़ी हुई भौहें दे रही थीं। उनका मुंह खुला का खुला रह गया था। उनका अचंभा सातवें आसमान पर था। सरला उठकर टहलने लगी थी। वो अचानक रुकी और बोली, रामप्रकाश, तुम्हें किसी फिल्म की कहानी सी लग रही होगी। वो रामप्रकाश की ओर ऐसे मुड़ी थी जैसे क्लास में बैठे बच्चों को हिदायत दे रही हो। ऐसा समझने के लिए पूरी तरह तुम ही दोषी नहीं हो, क्योंकि तुम भी उसी समाज का एक अंग हो जो सदियों से स्त्री को अबला समझने के भ्रम में जीता आ रहा है। क्या फ़र्क पड़ता है अगर लक्ष्मीबाई, चांद बीबी, रजिया सुल्तान, बेगम हजरत महल, मीरा, सहजोबाई, अहिल्याबाई होलकर जैसी अनगिनत स्त्रियों की वीरता एवं संघर्ष के कारनामों से भारतीय इतिहास रंगा हुआ है। सरला का चेहरा गंभीर होता जा रहा था। वो किसी रौं में बोले जा रही थी। इंदिरा गांधी, मदर टेरेसा, कल्पना चावला, मैडम क्यूरी जैसी स्त्रियों के गाड़े हुए परचम अभी भी हमारे बीच लहरा रहे हैं। अब सरला की आवाज़ भी बुलंद होती जा रही थी। राम प्रकाश को सरला कोई महान क्रांतिकारी सी नजर आ रही थी। सरला निरंतर बोल रही थी। महाश्वेता देवी, मैत्रेयी पुष्पा, तस्लीमा, अरुंधति, मेघा पाटकर, बछेंद्री पाल, सानिया मिर्जा, मलाला, मायावती जैसी हजारों स्त्रियां प्रत्यक्ष प्रमाण के रूप में मौजूद हैं। बोलते बोलते सरला एकदम शांत होकर गहरी गहरी सांसें लेने लगी। उसकी सांसों की गति के साथ उठता गिरता उसका वक्ष स्थल उसके भीतर उठ खड़े हुए किसी ज्वार भाटे को दर्शा रहा था। लगभग क्रोध से विकृत होता सरला का चेहरा डरावना हो गया था, जिसे देखकर रामप्रकाश के चेहरे की हवाइयाँ उड़ रही थीं। उन्हें लग रहा था जैसे वे किसी अदालत में अपने फैसले का इंतजार कर रहे हों। कुछ पल की क्रिया के बाद सरला खुद को स्थिर करते हुए बोली थी, इतने असंख्य प्रमाणों के बाद भी तुम्हारी दकियानूसी मानसिकता स्त्री को खुद से कमतर और कमजोर आंकती रही। सरला के शब्द जैसे बर्फ में डूबे थे। सरला पैर के अंगूठे से जमीन को रेतती हुई कहने लगी थी, रामप्रकाश, मैं तुम्हारी जिंदगी में आना चाहती थी, मगर तुम पर बोझ बनकर नहीं, साथी बनकर। इसलिए मैं पढ़ना चाहती थी, आत्मनिर्भरता के लिए। मगर तुमने मुझे तोड़कर जीतना चाहा था, क्योंकि तुम समाज से मिले अपने अधिकार को भली भांति जानते थे। स्त्री के चरित्र हनन का अधिकार, जिसके मानक तुमने बनाए हैं, तुम ही उसके चरित्र का सर्टिफिकेट देने का अधिकार रखते हो, और वही तुमने किया था, मेरे चरित्रहीन होने का सर्टिफिकेट देकर। सरला की अंगुली सीधी रामप्रकाश की ओर थी। सरला के इन शब्दों से रामप्रकाश पर जैसे बम फटा था। उसका चेहरा काला पड़ गया था। वे मुंह में आया थूक भी नहीं निगल पा रहे थे। रामप्रकाश को सामने खड़ी सरला की मुस्कुराहट और परेशान कर रही थी। उन्हें सरला के चेहरे की मुस्कान सामान्य नहीं लग रही थी। सरला की मुस्कान से वातावरण जहरीला होने लगा था, जिसमें रामप्रकाश को सांस लेना मुश्किल हो रहा था। उन्हें घुटन हो रही थी। सरला, मुझे, इन दो शब्दों को बोलने में रामप्रकाश ने शरीर की पूरी ताकत झोंक दी थी। इतना भर कह पाने में रामप्रकाश का शरीर लगभग कँपकँपा गया था। सरला जैसे उनकी स्थिति भाप गई थी। उसने रामप्रकाश को हाथ के इशारे से चुप करा दिया और खुद बोली, रामप्रकाश, तुम्हारे क्षमा मांगने या तुम्हें क्षमा कर देने से क्या बदल जाएगा कुछ? मेरी मम्मी का मुझ पर अटूट विश्वास, पापा का गर्व, या मेरे जीवन के महत्वपूर्ण 27 साल? लेकिन मुझे कोई अफसोस भी नहीं है। सरला ने रामप्रकाश को सहज करना चाहा, जो अब तक सिमटे सिकुड़े किसी कैदी की तरह बैठे थे। सरला अचानक चिहुक पड़ी, अरे हाँ, मैं तो तुम्हें अपनी कहानी सुना रही थी। तो इस शहर में आते हुए ट्रेन में ही मेरी मुलाकात शांति शिक्षा निकेतन की संस्थापिका डॉक्टर विमलेश जी से हुई थी। सन की तरह सफ़ेद बालों वाली उस 70 वर्षीय महिला की आंखों की चमक को मैं अभी तक भूल नहीं पाई हूँ। मैं तो ट्रेन में सीट के कोने में चिपकी बैठी खुद में ही इतनी डूबी थी कि मुझे तो पता ही नहीं चला कि मेरे सामने वाली सीट पर कब आकर बैठ गई थी। विचारों में इतना डूबना ठीक नहीं होता बेटा। मुझे टटोलते हुए ये वाक्य उन्होंने दोबारा कहा था। तब मैं सचेत हुई थी। मैं जैसे कोमा से बाहर आई थी।
तब मैंने उन्हें सामने बैठे देखा था। मैंने उन्हें नमस्ते किया था। तब उन्होंने ही बताया था कि मैंने एक बार तो उनकी बातों को सुना ही नहीं था। मुझे लगा वे शायद मुझसे बातें भी नहीं करती यदि उस कंपार्टमेंट में भीड़ भाड़ होती तो। दरअसल कंपार्टमेंट में वो भी मेरी तरह तनहा थीं। हंसमुख और वाचाल डॉक्टर विमलेश की मोटे चश्मे के पीछे छुपी अनुभवी आंखों ने जैसे मेरे भीतर की वेदना को पढ़ लिया था, और बातों ही बातों में मैंने उन्हें वो सब बता दिया था जो मैंने तुम्हें बताया है। न जाने क्यों डॉक्टर विमलेश को ये सब बताते हुए मैं अपने आंसुओं को बाहर निकलने से रोक नहीं पाई। डॉक्टर विमलेश मेरी बगल में बैठ गई थीं। उन्होंने मेरी पीठ थपथपाते हुए कहा था, तुम जानती हो औरत की सबसे बड़ी कमजोरी क्या है? उसके ये आंसू। इसलिए आंसू नहीं, खुद को साबित करो। मुझे देखो, मैं। खैर छोड़ो। इतना कहकर उन्होंने अपनी बात अधूरी छोड़ दी थी। डॉक्टर विमलेश के इस अधूरे वाक्य ने मेरे अंदर एक अजीब सी उत्सुकता भरी बेचैनी पैदा कर दी थी। उनके विषय में जानने के मेरी बेकली भरे अनुरोध के बाद वे हल्की सी मुस्कुराती बोली थी, मेरी शादी एक संपन्न परिवार में हुई थी। पहले बच्चे के रूप में हुई लड़की बची नहीं, या कहूँ बचाई नहीं गई। दूसरे बच्चे को जन्म ही नहीं लेने दिया गया, क्योंकि वो भी। तब मैंने पहली बार अपने उस पति का विरोध किया था जो मुझे बहुत चाहता था, परंतु मेरे विरोध के साथ ही जैसे मैं ही उसकी सबसे बड़ी दुश्मन बन गई थी। असल में मैंने उसके इशारों पर नाचने की बजाय अपनी भी इच्छाएं जाहिर करना शुरू कर दिया था। हम एक ही छत के नीचे एक दूसरे से जैसे पराये हो गए थे। वो मुझसे पीछा छुड़ाना चाहता था, परंतु वो मुझे मार तो सकता नहीं था, क्योंकि वो जानता था बाद में शायद समाज और कानून के हाथों बच वो भी नहीं पाएगा। मेरे मुंह पर तेजाब भी नहीं फेंक सकता था, क्योंकि तब भी वही फंसता। कहते कहते डॉक्टर विमलेश रुक गई थीं। उनके चेहरे पर घृणा के भाव साफ नजर आ रहे थे। मैंने ही टोका था, मैडम बात पूरी करो प्लीज़। वे धीमे से मुस्कुरा पड़ी। उनका चेहरा अब सामान्य हो चला था। अचानक उनके मुंह से शांत गंभीर शब्द फूटने लगे। हाँ, उसके पास एक हथियार था, एक ऐसा हथियार जो केवल औरत के लिए बना है, जिसका प्रहार करने से कानून या समाज को भी कोई फर्क नहीं पड़ता, परंतु औरत अवश्य जीवित रहते हुए भी मर जाती है। केवल एक शब्द, चरित्रहीन, और सब खत्म। कहते हुए डॉक्टर विमलेश की एक विशैली हंसी का ठहाका ट्रेन के डिब्बे में गूंज गया था। मगर ये क्या, चश्मे के पीछे छिपी उनकी आंखें किसी झील सी भर गई थीं। कुछ देर वे शांत रहीं। चश्मे के भीतर भरी झीलों को उन्होंने अपने रुमाल से सोख लिया था। अब उनकी आवाज़ भारी हो गई थी। तब मुझे पहली बार लगा था कि वो आदमी मुझे प्यार नहीं करता, बल्कि उस कठपुतली को चाहता था जो उसकी उंगली के इशारे पर घूमती थी। मैंने भी वो शहर छोड़ दिया था, दुनिया बहुत बड़ी है ये सोचकर। उनकी बात सुनकर मेरे मन में एक बड़े सवाल ने फन उठाया था। फिर आपने इतना बड़ा निकेतन कैसे शुरू किया? मैं उनके मुंह को ताकने लगी थी। डॉक्टर विमलेश ने 2 घूंट पानी पिया और अपनी आंखों से चश्मा उतार कर रुमाल से साफ करते हुए बताया था, मैंने जीविका के लिए एक स्कूल में नौकरी की और अपने हिस्से की संपत्ति के लिए पूरे 10 साल तक केस लड़ा। अंततः मैं जीत गई। तब मैंने ऐसे निकेतन का सपना देखा जिसकी सब टीचर तेरे जैसे मजबूत इरादे की हैं, जिन्हें समाज ने सम्मान नहीं दिया तो वे एक ऐसा भविष्य गढ़ने में जुट गई हैं जो उन्हें गुरु ही नहीं आदर्श मानता है। मैं जब डॉक्टर विमलेश के साथ गाड़ी से उतरी तो मैं खुद में अजीब सी ताकत अनुभव कर रही थी, जैसे मुझे मेरी मंजिल मिल गई थी। उसके बाद मैंने कभी मुड़कर नहीं देखा। वहीं रहकर पढ़ाई पूरी की और प्रिंसिपल बनी। सरला के शांत होने पर राम प्रकाश ने गहरी निश्वास छोड़ी। तुम्हें कभी गांव की या अपने शहर की याद नहीं आई? राम प्रकाश ने सरला को एक बार फिर कुरेदना चाहा था। उन्हें आभास भी नहीं था कि इस बात से सरला का मुंह इतना कसैला हो जाएगा। सरला इतनी बेचैन हुई कि वातावरण में उसकी सिसकियां गूंजने लगीं, जैसे राम प्रकाश ने यमुना के शांत पानी में पत्थर फेंक दिया हो। नहीं भूली, अब तक नहीं भूल पाई। गांव की गलियों के बचपन को, पानी भरे खेतों में अपने पैरों के निशानों को, छत के ऊपर आकाश में बादलों के बीच उभरती आकृतियों को, उन पेड़ों को जो मेरे गुनगुनाने के साथ झूमने लगते थे। कहते कहते सरला फपक पड़ी थी। वो जी भर रो लेना चाह रही थी। बीते 27 सालों से रुका आंसुओं का बांध जैसे टूट गया था। वो देर तक रोती रही। राम प्रकाश चाह कर भी सरला के आंसू नहीं पहुंच पा रहे थे।
सरला की घिघियाई सी आवाज़ निकल रही थी। तुम्हारे एक कागज़ के टुकड़े ने मुझे सबके लिए मार दिया राम प्रकाश। सरला अब गंभीर होकर कह रही थी। मैंने कितनी बार सोचा वहाँ घूम आने को। मैंने एक पत्र डाला था घर पर, बताया था मैं सकुशल हूँ, कभी आऊँगी। सरला के आंसू थमे नहीं थे। जानते हो राम प्रकाश, मेरे पास पत्र का जवाब आया था। पापा ने लिखा था, सरला अगर जरा भी शर्म बची हो तो इधर मत आना। जैसे तैसे ये समाज तुझे भूल पाया है, कम अज कम तेरे बहन भाइयों की शादी तो हो पाएगी। उसके बाद हाँ, छोटी का फ़ोन यदा कदा आ जाता था। एक दिन छोटी ने बताया था कि मेरी शादी है, पापा पैसों के लिए बहुत परेशान घूम रहे हैं। तब मैंने उसकी शादी के लिए रुपए भेजे थे। तो जानते हो, पापा ने सहज वे रुपए ले लिए थे। फिर दूसरे दिन फ़ोन पर छोटी ने ही बताया था कि पापा ने छोटू से कहा था कभी चुपचाप घुमाना उसके पास। माँ पिताजी के मरने के बाद आज सब यहाँ मौजूद हैं इस चरित्रहीन की अंत्येष्टि में। शायद खुश होंगे। एक चरित्रहीन इस दुनिया से चली गई और शायद तुम भी राम प्रकाश। कहते हुए सरला के होंठ विशैली मुस्कान में डूब गए थे। देखो, दुखी मैं भी नहीं हूँ, क्योंकि मुझे खुशी है कि मेरी पढ़ाई हुई कितनी ही लड़कियाँ आज अपनी इच्छा से स्वतंत्र और सुखी जीवन जी रही हैं। इतना कहकर सरला हंसती हुई राम प्रकाश से दूर जाने लगी। राम प्रकाश की लाख मिन्नतें भी उसे रोक नहीं पाई। राम प्रकाश हड़बड़ाए से उठे, जैसे होश में आ गए हों। वे होटल में नहीं, शमशान स्थल की बेंच पर अकेले बैठे थे। सामने सरला मैडम की जलती चिता राख के ढेर में बदल चुकी थी। राम प्रकाश चाचा ने अपनी जेब से एक कागज़ का टुकड़ा निकाला, उसे एक बार पढ़ा। तू चरित्रहीन नहीं है, और उसे मैडम की चिता में डाला था। साथ ही राम प्रकाश की आंखों से 2 बूंदें आंसू भी टपके थे। अभी आप सुन रहे थे हमरंग.com वेब पत्रिका के संपादक हनीफ मदार साहब की लिखी हुई कहानी चरित्रहीन। समाज में बहुत आसानी से इस्तेमाल किया जाने वाला हथियार जो सीधे सीधे स्त्री की अस्मिता और योग्यता को छिन्न भिन्न करता हुआ उसे जीते जी मार देता है। उम्मीद है कहानी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो कहानी को लाइक और हाइप ज़रूर करिएगा। और अभी तक चैनल सब्सक्राइब ना किया हो या चैनल पर पहली बार आए हों तो चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कल फिर मिलेंगे। आपका समय शुभ हो।